जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त चेतन विस्पुते। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को वेरी वेरी हैप्पी सीए डे। साथ ही साथ सारे सीए स्टूडेंट को भी मेरी तरफ से हैप्पी सीए डे। सो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सर्कुलर नंबर 13 जो कि सीबीडीटी ने कल इश्यू किया है। और इस सर्कुलर में सेक्शन 194 क्यू के ऊपर गाइडलाइंस प्रोवाइड किए, साथ ही साथ जहां पर सेक्शन 194 ओ, 194 क्यू और सेक्शन 206 सी 1H सब के ट्रांजैक्शन अगर एक साथ में एप्लीकेबल होंगे तो क्या करना है, कौन सा सेक्शन जो है वो पहले अप्लाई होगा, उसके लिए गाइडलाइंस प्रोवाइड की गई है। और ये गाइडलाइंस बहुत अच्छी है, इसे हमें ज़रूर पढ़ना चाहिए। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि भाई 194 क्यू जो है वो 1 जुलाई 21 से एप्लीकेबल हो चुका है। और जो बायर होगा उसे क्या करना है, एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ द अमाउंट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, जो भी पहले होगा उस टाइम पर टीडीएस डिडक्ट करना है एट द रेट ऑफ 0.1% ऑफ द सम एक्सीडिंग 50 लाख रुपीज एज इनकम टैक्स। यानी कि 50 लाख से ऊपर का जो भी अमाउंट होगा उसके ऊपर 0.1% के रेट से टीडीएस को डिडक्ट करना है। सो ये तो बेसिक सभी को पता है। फिर अगला बायर है कौन। सो बायर कौन होगा, whose total sales or gross receipt or turnover from the business carried on by him exceeds 10 crore rupees during the financial year immediately preceding the year in which purchase of the goods is carried out। तो अभी हमारा जो ईयर है फिनेंशियल ईयर 21-22, सो इसके लिए इमीडिएटली प्रेसिडिंग फिनेंशियल ईयर होगा 2021, यानी कि अभी जो मार्च 21 खत्म हुआ वो। सो पिछले साल में जाके बायर को अपना टर्नओवर देखना है कि भाई मेरा टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा है या नहीं। अगर मेरा टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा है और मैं किसी से 50 लाख से ज़्यादा का परचेस करता हूं तो मुझे टीडीएस डिडक्ट करना है एट द रेट ऑफ 0.1%। तो यहां तक तो क्लियर है, सेक्शन में ये क्लियरली मेंशन किया गया है। अब यहां पर कई सारे डाउट्स क्रिएट होते हैं, जैसे जो टर्नओवर की जो डेफिनेशन दी है 10 करोड़ की, उसमें नॉन बिजनेस, क्योंकि ग्रॉस रिसिप्ट का भी मेंशन किया गया है सेक्शन के अंदर। सो ग्रॉस रिसिप्ट में तो नॉन बिजनेस इनकम भी आ सकती है, तो क्या वो कंसीडर होगी या नहीं होगी। सो इसके लिए क्लियरिफिकेशन हम देख लेंगे। इसके बाद ये पॉइंट नंबर 3 जो है उसे मैं रीड नहीं करता हूं, क्योंकि इसमें उन्होंने कहा है कि भाई हम ये जो गाइडलाइंस दे रहे हैं वो किस तरह से दे रहे हैं, हमारे पास पावर है या नहीं है। सो इसे मैं स्किप करता हूं, इसे रीड नहीं करेंगे तो भी हमारा कोई नुकसान नहीं है। सो अब ये आगे गाइडलाइंस। सो एप्लीकेबिलिटी ऑफ द ट्रांजेक्शन कैरिड आउट थ्रू वेरियस एक्सचेंजेस। सो देखिए, जो स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं वहां पर क्या होता है, सेल और परचेज जो होते हैं, वहाँ सेलर और परचेजर जो होते हैं वो 1 to 1 उनका रिलेशन नहीं होता है, क्योंकि वो इंटरमीडियरी एक्सचेंज या क्लियरिंग कॉरपोरेशन के थ्रू होता है। सो उस केस में टीडीएस का जो सेक्शन है 194 क्यू, उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही डिफिकल्ट है। इसलिए यहां पर इन ऑर्डर टू रिमूव द डिफिकल्टीज it is provided that the provision of section 194Q of the act shall not be applicable in relation to transaction in securities or commodities which are traded to recognized stock exchange। so जो भी शेयर ट्रेडिंग होगी या कमोडिटी की ट्रेडिंग होगी और वो स्टॉक एक्सचेंज या क्लियरिंग हाउस द्वारा हो रही है, सो उस केस में 194Q जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। साथ ही साथ ट्रांजैक्शन इन इलेक्ट्रॉनिक रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट, एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट ट्रेडेड थ्रू पावर एक्सचेंज रजिस्टर्ड इन अकॉर्डेंस विद द रेगुलेशन 21 ऑफ द सीईआरसी, तो उस केस में भी जो पावर ट्रेडिंग है वहां पर भी टीडीएस की सेक्शन जो है 194 की वो एप्लीकेबल नहीं होगी। अब अगला पार्ट है डेफिनेशन। यहाँ पे रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज उनकी डेफिनेशन दी है, तो उसे हमें रीड करने की जरूर नहीं है, इसलिए मैं इसे यहाँ पर स्किप करता हूँ। अब आता है कैलकुलेशन ऑफ द थ्रेशोल्ड फॉर द फिनेंशियल ईयर 21 एंड 22। देखिए यहाँ पे थ्रेशोल्ड का कैलकुलेशन कैसे करना रहेगा। सो 194 क्यू जो है वो एप्लीकेबल हो रहा है विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 21। सो यहाँ पर लोगों ने पूछा कि भाई इट वॉज रिक्वेस्टेड टू क्लियरिफाइड
how the threshold of 50 lakh rupees specified under this section shall be computed and whenever tax is required to be deducted in respect of advance paid before 1st July 21 and sum credited thereof. So यहाँ पे कई लोगों ने ये पूछा है कि भाई हमने अगर एडवांस में पेमेंट दे के रखा है तो उसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट करना है या नहीं करना है. सो सबसे पहला क्लियरिफिकेशन, since section 194Q of the act mandates buyer to deduct tax on credit of the sum in accordance with the seller on payment of such sum whichever is earlier. So पेमेंट होगा या क्रेडिट होगा, दोनों में से जो पहले होगा उसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट करना है. द प्रोविजन ऑफ दिस सबसेक्शन शैल नॉट अप्लाई ऑन एनी सम क्रेडिटेड और पेड बिफोर 1st जुलाई 21. सो यहाँ पे क्लियरिफिकेशन दे दिया गया कि अगर 1st जुलाई 21 के पहले कुछ भी पेमेंट किया हो या क्रेडिट किया हो, दोनों चीज पहले हो चुकी है तो उसके ऊपर कोई भी टीडीएस नहीं लगेगा. If either of the two event had happened before 1st July, the transaction would not subject to the provision of the section 194Q. So दोनों में से कोई भी इवेंट, पेमेंट या क्रेडिट, दोनों में से कोई भी अगर पहले हो चुका है तो टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा. अगला है, since the threshold of 50 lakh rupees is with respect to the previous year, calculation of sum for triggering TDS under section 194Q shall be computed from the 1st April 21. Hence, if a person being a buyer has already credited or paid 50 lakh rupees or more up to 30th June 21 to a seller, TDS under section 194Q shall apply on all credit or payment during the year on or after 1st July 21 to such seller. So एकदम सिंपल है, जो 50 लाख की लिमिट जो है वो हमें पूरे साल के लिए देखनी है. सपोज करो 1 अप्रैल 21 से लेकर 30 जून यानी कि कल के दिन तक आपने किसी को पेमेंट कर दिया है 60 लाख रुपीस, तो वो 60 लाख रुपीस के ऊपर टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है. बट 1 जुलाई के बाद से वो सेलर के पास से अगर कुछ भी परचेज होता है तो उसके पास से टीडीएस जो है उसके पेमेंट में से टीडीएस डिडक्ट करना है और गवर्नमेंट को पे करना है. सपोज करो 1 अप्रैल 21 से 30 जून 21 तक 40 लाख का ही पेमेंट हुआ या ट्रांजैक्शन हुआ है या आपने पेमेंट किया है या आपने बुक्स ऑफ अकाउंट में क्रेडिट किया है, तो जब तक अगला 10 लाख नहीं होता है तब तक टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी नहीं रहेगी. उसके बाद में ही टीडीएस डिडक्शन की लायबिलिटी आएगी. सो ये यहाँ पर क्लियरिफिकेशन है. अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्लियरिफिकेशन, adjustment for GST and purchase return. So यहाँ पर 29 सितंबर 21 के दिन एक सर्कुलर इश्यू किया था सीबीडीटी ने और वहाँ पर सेक्शन 206C सबसेक्शन 1H के ऊपर क्लियरिफिकेशन दिया था कि टीसीएस के केस में आपको एडजस्टमेंट नहीं देखना, एक बार कलेक्ट कर लिया मतलब पेमेंट हो गया खत्म. बट टीडीएस के केस में वो सर्कुलर एप्लीकेबल नहीं होगा. यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पे उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा हुआ है बट मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ. उसमें क्या रहेगा कि जीएसटी के अमाउंट के ऊपर आपको टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है, आपको टैक्सेबल वैल्यू जो है उसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट करना है. अब आगे का पढ़ते हैं. अकॉर्डिंगली विथ रिस्पेक्ट टू टीडीएस अंडर सेक्शन 194Q ऑफ द एक्ट, इट इज क्लियरिफाइड दैट व्हेन टैक्स इज डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ क्रेडिट of amount in the account of the seller and in terms of the agreement or contract between the buyer and seller, the component of GST comprised in the amount payable to the seller is indicated separately. Tax shall be deducted under section 194Q of the act on amount credited without including GST. देखिए लिखा हुआ है. लेकिन आगे, however, if the tax is deducted on payment basis because the payment is earlier than the credit, the tax would be deducted on the whole amount as it is not possible to identify that the payment with GST component of the amount to be involved in the invoice in future. So सिंपल चीज़ है, अगर इनवॉइस के ऊपर स्पेशली मेंशन किया भाई जीएसटी इतना है और टैक्सेबल वैल्यू इतना है तो टैक्सेबल वैल्यू पे टीडीएस डिडक्ट होगा, जीएसटी पे नहीं होगा. बट कई केस में क्या होता है कि भाई पेमेंट ऐसे ही जाते रहता है एडवांस में और फिर बाद में इनवॉइस वगैरह बनते हैं, पेमेंट पहले हो रहा है तो वहाँ पर तो पता ही नहीं चलेगा कि जीएसटी का अमाउंट कितना है और टैक्सेबल वैल्यू कितनी है, तो उस केस में पूरे अमाउंट के ऊपर टीडीएस डिडक्ट होगा. अगला है
Further, with respect to purchase return, it is clarified that the tax is required to be deducted at the time of payment or credit, whichever is earlier. Obviously बात है. फिर thus before purchase return happens, the tax must have already been deducted under section 194Q of the act on that purchase. तो obviously purchase return होगा, उसके पहले तो आपने टैक्स डिडक्ट कर लिया होगा, या तो बुक्स में एंट्री कर ली है, दोनों में से एक हो चुका है, तो टीडीएस की एंट्री तो आपको पूरे के ऊपर लग चुकी है. इफ दैट इज द केस एंड अगेंस्ट दिस परचेज रिटर्न the money is refunded by the seller, then this tax deducted may be adjusted against the next purchase against the same seller. So अगर सेलर ने आपको पैसा रिफंड कर दिया है तो उस केस में आपको नेक्स्ट परचेज होगा, उसमें आपको टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है, बट जो प्रीवियसली एक्स्ट्रा डिडक्ट हो चुका है उसके सामने एडजस्ट करना रहेगा. लेकिन सपोज करो सेलर ने रिफंड नहीं किया है, एक गुड्स के बदले में दूसरा गुड्स जो है वो रिप्लेस कर दिया है, तो उस केस में एडजस्टमेंट नहीं होगा परचेज रिटर्न के केस में. ऑब्वियसली तो ये तो समझने वाली बात थी. अगला, वेदर नॉन रेसिडेंट कैन बी बायर अंडर सेक्शन 194Q ऑफ द एक्ट. सो 194Q के अंदर तो कहा था कि भाई नॉन रेसिडेंट भी यहाँ पर इंक्लूड होंगे, बट यहाँ पे प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज थी, इसलिए यहाँ पर इन्होंने कहा है, हाँ, सो हम लोग यहाँ थे. 194Q of the act shall not apply to a non-resident whose purchase of the goods from the seller resident in India is not effectively connected with the permanent establishment of such non-resident Indian. So अगर उसका P नहीं है इंडिया में तो 194Q एप्लीकेबल नहीं होगा. अगला है, whether tax is to be deducted when the seller is a person whose income is exempt. सो ये बहुत अच्छा क्लियरिफिकेशन है, इसे ध्यान से सुनिएगा. सो ओके, ये रहा. इट इज क्लियरिफाइड दैट द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 194Q ऑफ द एक्ट शैल अप्लाई टू सेलर हुज इनकम इज एग्जेम्प्ट. सो यहाँ तो कहा था कि भाई लगेगा. टू रिमूव डिफिकल्टी इट इज क्लियरिफाइड दैट द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 194Q ऑफ द एक्ट शैल नॉट अप्लाई ऑन परचेज ऑफ द गुड्स फ्रॉम अ पर्सन बीइंग अ सेलर who is a person is exempt under the income tax act, like person exempt under section 10 or any other act passed by the parliament. So अगर आप जिसके पास से परचेस कर रहे हो, जो सेलर है, वो उसकी जो इनकम है वो एग्जेम्प्ट है, होली एग्जेम्प्ट है अंडर द इनकम टैक्स एक्ट और अंडर एनी अदर एक्ट, तो उसके पास से आपको टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है, उसे पूरा पेमेंट करना है. अगला है, सिमिलरली विथ रिस्पेक्ट टू सेक्शन 206C1H of the act, it is clarified that the provision of this subsection shall not apply to sale of goods to a person being a buyer who is exempt from income tax act or under any of the act. of TCS के केस में भी सेम कहा है कि अगर वो एग्जेम्प्ट है बायर, उस केस में आपको TCS डिडक्ट नहीं कलेक्ट नहीं करना है. लेकिन ये तीसरा जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. उसमें कहा है कि the above clarification would not apply if only part of income of the person being a seller or being a buyer as the case may be exempt. So partially exempt income होगी कोई बायर या सेलर की, तो उस केस में TCS या TDS जो 194Q या तो 206C1H है वो अप्लाई होगा. वो कौन से केस में अप्लाई नहीं होगा? जब उनकी होली पूरी की पूरी इनकम एग्जेम्प्ट हो तो ही नहीं होगा, क्योंकि ऑब्वियसली उसे टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूर नहीं होती है. अगला है क्वेश्चन, वेदर टैक्स इज टू बी डिडक्टेड ऑन एडवांस पेमेंट. सो इट इज क्लियरिफाइड that since the provision apply on payment or credit whichever is earlier, the provision of section 194Q of the act shall apply to advance payment made by the buyer to the seller. Obviously बात है पेमेंट और क्रेडिट whichever is earlier है, तो यहाँ पे एडवांस पेमेंट में TDS जो है 194Q वो लगेगा. अगला है, whether provision of section 194Q of the act shall apply to buyer in the year of incorporation. ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्लियरिफिकेशन है. देखिए 194Q में जो बायर है जिसे टीडीएस डिडक्ट करना है, उसको कहा है कि आपका पिछला इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 10 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए, बट जो इसी साल में इनकॉर्पोरेट हुआ है उसे एप्लीकेबल होगा ही नहीं, क्योंकि वो कंडीशन उसे वो फुलफिल ही नहीं कर पा रहा है. सो अगर भले ही करंट ईयर में आपका टर्नओवर 20 करोड़ क्यों ना हो जाए, आपको 194Q नहीं लगेगा. अगला है, वेदर प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन 194Q ऑफ द एक्ट शैल अप्लाई to buyer if the turnover from the business is 10 करोड़ और लेस. सो देखिए यहाँ पर क्या होता है, कई बार लोगों की
चलो एक बार मैं आपको रीड करके बता देता हूँ। सेक्शन 194 क्यू ऑफ द एक्ट शेल अप्लाई टू बायर whose turnover और gross receipt exceeding ₹10 crore but total sale और gross receipt और turnover from business is 10 crore or less। तो हो सकता है आपका बिजनेस का टर्नओवर या ग्रोस रिसिप्ट जो है वो है 9 करोड़ एंड 99 लैक्स, बट आपका 2 लाख की कोई अदर इनकम है, वो भी आपकी ग्रोस रिसिप्ट हो गई। इसीलिए यहाँ पे क्लियरिफिकेशन दिया है कि 194 क्यू तभी एप्लीकेबल होगा जो 10 करोड़ की लिमिट के लिए, जब ग्रोस रिसिप्ट या तो टोटल टर्नओवर जो है बिजनेस एक्टिविटी से 10 करोड़ हो तो, अदरवाइज नॉन बिजनेस एक्टिविटी से जो भी ग्रोस रिसिप्ट है वो आपकी ये जो 10 करोड़ की लिमिट है उसमें काउंट नहीं होगा और अकॉर्डिंगली 194 क्यू भी एप्लीकेबल नहीं होगा। अब बात करते हैं कि सेक्शन 194 ओ और सेक्शन 206 सी सब सेक्शन 1H और सेक्शन 194 क्यू, ये तीनों की तीनों सेक्शन जो है वो एक ही ट्रांजेक्शन में लग जाए तो क्या करना है। ऐसा पॉसिबल है, हो सकता है, इसीलिए क्लियरिफिकेशन दिया है। सो सबसे पहले 194 ओ क्या कहता है कि भाई अगर आप 194 ओ के अंदर फॉल हो रहे हो या सब सेक्शन 2 ऑफ 194 ओ है तो आपको टीडीएस डिडक्ट करने की जरूर नहीं है। दूसरे और भी कोई सेक्शन में टीडीएस डिडक्ट करने की जरूर नहीं है। यहाँ पे एकदम क्लियर और सिंपल हो गया कि अगर 194 ओ के अंदर कोई ट्रांजेक्शन कवर हो रहा है तो दूसरी सेक्शन के अंदर उसे टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है। जहां पर भी 194 ओ और 194 क्यू दोनों क्लैश हो रहे हैं तो 194 क्यू को भूल जाओ और 194 ओ जो है वो लगेगा। अगला है सेक्शन 206 सी सबसेक्शन 1H यानी कि टीसीएस और टीडीएस दोनों जब क्लैश हो रहे हैं तब क्या करना है। तो सेक्शन 206 सी सबसेक्शन 1 के अंदर 1H के अंदर जो है वो क्लियरली कहा है कि अगर आप टीडीएस की प्रोविजन आपके ऊपर लग रही है तो आपको टीसीएस भूल जाना है। तो वहां पे आपको सेक्शन जो है 194 क्यू उसके अंदर टीडीएस डिडक्ट करना है। और 194 क्यू के अंदर भी कहा है कि अगर अदर कोई टीडीएस की प्रोविजन के अंदर टैक्स एप्लीकेबल है तो 194 क्यू नहीं लगेगा, तो ऑटोमेटिकली 194 ओ वहां पर लग जाएगा। और यहाँ पे भी कहा है कि अगर 206C 1H और 194 क्यू क्लैश हो रहा है तो 194 क्यू लगेगा और टीसीएस की ये जो प्रोविजन है 206C सबसेक्शन 1H वो नहीं लगेगी। अब तीनों की कंबाइंड रीडिंग से क्या होगा वो देख लेते हैं। पहला क्लियरिफिकेशन है, इफ टैक्स हैज बीन डिडक्टेड बाय द ई कॉमर्स ऑपरेटर ऑन ट्रांजैक्शन अंडर सेक्शन 194O ऑफ द एक्ट इंक्लूडिंग सबसेक्शन 2 of 194O, the transaction shall be subject to tax under shall not be subject to tax under 194Q। तो यहाँ पर क्लियरिफिकेशन वो आ गया। अगला यहाँ पे भी सेम कहा है, थ्रू सबसेक्शन 1H of section 206 of the act provide exemption from TCS if the buyer deduct the tax on the goods purchased by him। To remove difficulties, it is clarified that exemption would also cover situation where instead of buyer e-commerce operator has deducted tax at source on the transaction of the sale of the goods by seller to buyer through e-commerce operator। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है। जहाँ देखिए ई कॉमर्स ऑपरेटर के केस में क्या होता है कि सेलर जो होता है वो ऑपरेटर के पास जाता है और फिर वहाँ पे परचेज होता है। उस केस में अगर टीसीएस जो टीडीएस डिडक्ट करना है वो अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर ने डिडक्ट कर लिया है तो वहाँ पे टीसीएस जो है वो नहीं लगेगा। फिर if the transaction is both within the purview of 194O और 194Q तो सीधी बात है 194O लगेगा। अब अगला, similarly the transaction both within purview of section 194O और section 206C subsection 1H tax is required to be deducted under section 194O, क्योंकि 206C1H के अंदर कहा था कि अगर TDS है तो TCS नहीं लगेगा। बट यहाँ पे देखिए एक इंपॉर्टेंट लाइन है वो मैं आपको यहाँ पे पढ़ा देता हूँ, सुना देता हूँ। इट इज क्लियरिफाइड दैट द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑन द ई कॉमर्स ऑपरेटर टू डिडक्ट द टैक्स अंडर सेक्शन 194 ऑफ द एक्ट एंड दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट बी कॉन्डोन इफ द सेलर हैज द कलेक्टेड टीडीएस अंडर सेक्शन 206C 1H। तो यहाँ पर क्या है, अगर जहाँ पे दोनों सेक्शन क्लोज हो रही है, क्लैश हो रही है 194O और 206C सबसेक्शन 1H, तो उस केस में क्या है,
सपोज करो टीसीएस जो कलेक्ट करना है सेलर ने वो कलेक्ट कर लिया, तो 194A वाले को भी टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि 194O के अंदर टैक्स का जो रेट है वो हाई है और टीसीएस का जो रेट है वो कम है। तो ऐसा नहीं कहेंगे कि भाई उसने टीसीएस कलेक्ट कर लिया तो हम टीडीएस नहीं करेंगे, वैसा नहीं रहेगा। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है 194O यानी कि ई कॉमर्स ऑपरेटर की रहेगी। बट जहां पर सेक्शन 194Q और 206C सबसेक्शन 1H जो है वो क्लैश हो रही है, तो वहां पर सपोज करो टीसीएस जो कलेक्ट करना है उसने देखिए प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो पेयर की है, 194Q वाले की है, बट बाय चांस ऐसा हुआ कि भाई टीसीएस वाले ने टीसीएस कलेक्ट कर लिया है, तो वो जो टीडीएस डिडक्ट करना है उसे वो नहीं करेगा तो भी चलेगा। उसका रीजन है क्योंकि टैक्स का जो रेट है वो दोनों में सेम है। एक बार मैं आपको यहाँ पे क्लियरिफिकेशन पढ़ा के सुना देता हूँ। However, if for any reason tax has been collected by the seller under section 194Q, under section 206C of the Act before the buyer could deduct tax under section 194Q of the Act on the same transaction, such transaction would not subject to TDS against by the buyer. This concession is provided to remove difficulty since the rate of deduction and collection are same in section 194Q एंड सेक्शन 206C सबसेक्शन 1H। सो दोस्तों ये था आज का अपडेट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।